और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए लुसेंट सब्जेक्टिव साइंस के केमिस्ट्री में पार्ट 2 को हम कवर करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 के आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर सच में ये सीरीज़, ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि लुसेंट को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी सुन सकते हैं। दोस्तों, ये रिवीजन करने के लिए रामबाण साबित होगा। आप किसी भी समय आते जाते कभी भी इसको आप सुन सकते हैं एज अ ऑडियो फॉर्म। और जब आप खुद भी पढ़ते होंगे तो इसको सुन करके आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे गैसों का आचरण। गैसों का आचरण पढ़ने में पहले हम पढ़ते हैं बॉयल का नियम क्या कहता है। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉयल के नियम में बॉयल करने के लिए आपको क्या चाहिए? तापमान देना पड़ेगा ना उसको, तो इसमें ताप कांस्टेंट होगा, ये आप याद रखना है। बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट होगा। दूसरा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैर को दाब दाब के चलना पड़ेगा ना। तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। परम ताप आपको पहले पढ़ाए गए थे, एब्सोल्यूट जीरो कितना था? तो परम ताप यहाँ पे हो जाएगा आपको 273 डिग्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि बॉयल के नियम में किसको रखते हैं? कांस्टेंट। बॉयल करने के लिए तापमान चाहिए, तो बॉयल के नियम में हम लोग तापमान को कांस्टेंट रखते हैं। जबकि चार्ल्स चलेंगे तो पैर को दाब दाब के चलेंगे, तो चार्ल्स के नियम में जो है दाब को रखते हैं कांस्टेंट, यानी दाब नियत रहता है चार्ल्स के नियम में। अब परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस है या 0 केल्विन है। तो यही -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, यानी परम शून्य ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। अब हम लोग एवोगाड्रो के नियम के बारे में पढ़ते हैं। एवोगाड्रो में क्या होगा? ताप और दाब दोनों समान होगा, यानी दोनों कांस्टेंट होगा। समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के लिए समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। एवोगाड्रो जो है वो संख्या की बात करता है कि जब ताप और दाब दोनों समान होगा तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। समान दाब और समान ताप पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। यानी समान ताप और समान दाब पर अलग अलग गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना हो जाएगा? 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, तथा इस 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं? तो 22.4 लीटर में 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। यानी 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं? 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। अब है आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए अवस्था समीकरण है ये, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है? अवस्था समीकरण। PV बराबर nRT होता है। PV बराबर क्या होता है? nRT होता है, जहाँ पर R क्या है? एक मोलर गैस स्थिरांक है। अब जब n बराबर 1 मोल ले लेंगे हम तो PV बराबर RT हो जाएगा, क्योंकि PV बराबर हो जाएगा RT, क्योंकि n को आपने 1 ले लिया है। अब है गैसों का विसरण, इसको आप यह ध्यान से समझेंगे। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। तो गैसों का विसरण क्या है? तो कह रहा है कि घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसी को हम लोग विसरण कहते हैं।
अब ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम, यानी विसरण का नियम जो है वो ग्राहम ने दिया था। डिफ्यूजन का लॉ कौन दिया था? ग्राहम ने। डिफ्यूज कहता है ग्राहम का जो गैसीय विसरण नियम है, इसमें कहता है कि नियत ताप एवं नियत दाब पर गैसों के विसरण की जो आपेक्षिक गतियां हैं वह उसके घनत्वों के या अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम कहता है कि नियत ताप और नियत दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्व के या अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी R1/R2, ये R1 क्या है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। R1/R2 बराबर √D2/D1 हो जाएगा। यहाँ पे D2 क्या है? तो D है डेंसिटी घनत्व और D1 भी घनत्व है, और M क्या है? मास है, तो M2। तो यही कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 जो होगा वो क्या होगा? मास का भी उल्टा वर्गमूल होगा और जो डेंसिटी का भी उल्टा वर्गमूल होगा। यानी √D2/D1 या √M2/M1 बराबर हो जाएगा R1/R2। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो घनत्व के और जो अनुभार है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका भी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। यानी जो गैसीय विसरण का जो नियम है या जो विसरण है ना, वो जिस गैस का डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होगा या जिस गैस का अनुभार ज़्यादा होगा उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी विसरण की जो दर है वो कम होगी। जैसे यहाँ देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का, RH का मतलब हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या है? √16/1। 16 क्या है? तो ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, और H क्या है? जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान 1 है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन बट्टे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बराबर में क्या हो गया? ये मास का द्रव्यमान का उल्टा है वर्गमूल में, तो 4/1 हो गया। यानी RH/RO बराबर 4/1 हो गया। यानी जब कोना कोनी इसको आप गुना करेंगे, ऐसे कोना कोनी गुना करेंगे तो RH गुने 1 बराबर RH बराबर हो जाएगा आपको क्या? 4 × RO हो जाएगा। RH बराबर हो जाएगा 4 × RO। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो हाइड्रोजन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का 4 गुना है। समझ में आ गया? वो नीचे लिख भी दिया है। अतः हाइड्रोजन गैस की जो विसरण की गति है वो ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद शायद यही है, ये टॉपिक है। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस पार्ट 1 में एक चीज़ छूट गया था, उसको अभी हम कवर कर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, किधर गया? पहले पार्ट में जो मैंने पढ़ा था ये बॉक्स पढ़ना छूट गया था। मानव शरीर में तत्वों की जो औसत मात्रा है वो कितनी है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है 65% और मानव शरीर में कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 3%। मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन है 65%, मानव शरीर में कार्बन है 18%, मानव शरीर में हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है 2% और मानव शरीर में जो फास्फोरस है वो 1% है। उसके अलावा पोटेशियम 0.35% है, सल्फर 0.25% है और सोडियम जो है वो 0.15% है। उसी प्रकार से क्लोरीन भी 0.15% है और मैग्नीशियम जो है वो 0.05% है। लोहा तो बहुत ही कम है, 0.004% है और इसके अलावा जो बाकी तत्व है वो 0.46% है। इसको 1-2 बार आप देखेंगे, उससे याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना था, ये तो पढ़ चुके थे हम लोग, ये भी हो गया था, ये हमें पढ़ना है। एक मिनट, ये तो पढ़ चुके थे, किधर गया? सम इलेक्ट्रॉनिक तो हम ये गैसों का आचरण तो मैंने अभी पढ़ा था ना, ये कहाँ तक पढ़े थे अभी हम लोग? ये पढ़ चुके थे यहाँ तक। अब इससे पहले इधर पढ़ना हमको, ये
लेकिन ये तो इसके बाद आगे ही पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तभी समझ में आएगा। चल दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए मेंडलीव का पहले पढ़ते हैं हम लोग आवर्त वर्गीकरण। किसका पढ़ते हैं पहले? मेंडलीव का पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। यानी मेंडलीव जो है, पहली बात तो वो रशिया का था, तो मेंडलीव जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में आकर के क्या किया उन्होंने? तत्वों तथा उनके यौगिकों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जिसे हम लोग मेंडलीव का क्या बोलते हैं? आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, और जो ऊपर से ऐसे आए होते हैं उसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो मेंडलीव में ऐसे वाला जो कितना था? 9 था, और ऐसे वाला कितना था? 7 था, वही कह रहा है। तो मेंडलीव के आवर्त कहता है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अलावा बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोष क्या है? तो हाइड्रोजन, देखिए मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था 1869 में, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। क्या रह गया था? तो पहला तो ये है कि हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार की वजह से इसको 2 वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को भी अलग अलग रख दिया गया। समान गुण वाले जो तत्व थे उनको भी अलग अलग रख दिया गया, जैसे कॉपर और क्या है? Hg का मतलब क्या बताइए? मरकरी। तो कॉपर और मरकरी को रख दिया गया अलग अलग। Ag और टीन जो है, सॉरी Ag और Ti जो है, Ti का मतलब बताइए क्या होता है? थैलियम होता है। Ag मतलब होता है मरकरी, सॉरी क्या कहते हैं? Ag मतलब होता है आपको चांदी, सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो Ag और थैलियम जो है, Ag और Ti को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद Au जो सोना है, औरम, और Pt माने जानते हैं क्या होता है? Pt का मतलब होता है आपको बताइए, Pt मतलब क्या होगा? Pt संकेत है ना, इसका पूरा नाम बताइए। Pt क्या हो सकता है? Pt का मतलब होगा देखिए जो भी संकेत है ये सब आपको याद होने चाहिए। Pt का मतलब होता है प्लेटिनम, ठीक है, जो कि 78 पे आता है। तो जो Au है और जो Pt है इनमें सेम गुण है, लेकिन इनको अलग अलग रखा गया है। अब Ba का मतलब बताइए क्या होगा? Ba का तो बता सकते हैं ना आप लोग, बैरियम होगा। Ba का मतलब क्या होगा बताइए? Ba का मतलब ही नहीं पता। Ba का मतलब होता है बैरियम। तो Ba का मतलब हो जाएगा बैरियम, और Pb मतलब तो अभी बताया था आपको शीशा होता है, लेड होता है। कहने का मतलब हुआ कि कॉपर और जो मरकरी है उसमें एक जैसे गुण है लेकिन अलग अलग रखा गया। उसके बाद Ag मतलब सिल्वर और थैलियम को अलग अलग रखा गया। Au मतलब सोना और प्लेटिनम को अलग अलग रखा गया। बैरियम और लेड माने शीशा को अलग अलग रखा गया। आगे तीसरा दोष क्या था कि उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रख दिया गया। इन्होंने कहा कि हम परमाणु भार के हिसाब से सजा रहे हैं,
तो जिनका भार कम है उसको पहले रखेंगे, बेसी भार वाले को बाद में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि ज़्यादा भार वाले तत्वों को कम भार वाले तत्वों से पहले ही रख दिया गया। इन्होंने कहा कि हम तो भार के हिसाब से सजा रहे हैं, कम भार वाला पहले, बेसी भार वाला बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया, जबकि आयोडीन का परमाणु जो भार है वो 126.92 होता है और टेल्यूरियम का होता है 127.61। तो टेल्यूरियम ज़्यादा है ना, तो भार के हिसाब से तो आयोडीन को पहले होना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, बाकी गुण को देखते हुए आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रख दिया गया। तो ये सब इसकी क्या थी, कुछ कमियां थी, ये सब उसकी क्या थी, कमियां थी मेंडलीव की, तभी तो नई सारणी बनी है। आगे देखते हैं। चौथा क्या था कि समस्थानिकों के लिए उन्होंने कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। समस्थानिकों के लिए मेंडलीव ने कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। पांचवा कमी था, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ ही रख दिया गया। मेंडलीव से पहले भी कुछ वैज्ञानिक आए थे, एक तो था डोबेराइनर जिन्होंने त्रिक नियम दिया था, और एक था न्यूलैंड्स जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। ये दोनों सवाल जरूर आप याद रखेंगे कि डोबेराइनर जो यानी त्रिक नियम जो है वो कौन दिया था। त्रिक नियम मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये एक त्रिक है। ये त्रिक भी आपको याद रखना है। पहली बात तो याद रखना है कि त्रिक नियम दिया किसने, तो त्रिक नियम दिए जो मतलब ट्रिप्लाइड वाला सिस्टम है, त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर ने। अब कुछ त्रिक का उन्होंने नाम भी बताया था। एक तो बोला कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का मामला है, एक लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है। दूसरा इन्होंने कहा था कि मैग्नीशियम कह रहे हैं, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम होगा। और तीसरा कहा था उन्होंने कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। ये तीनों जो आपस में 3 त्रिक है। देखिए दोबारा सुनिए, त्रिक नियम कौन दिया, डोबेराइनर ने दिया था। त्रिक नियम जो है वो किसने दिया, डोबेराइनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक है, तो एक तो है आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और तीसरा हो जाएगा आपको कैल्शियम, बताइए कैल्शियम तो बोल दिया आपको हम कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा बताइए क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। त्रिक नियम का सीधा सा मामला था कि 3 अगर तत्व है उसको सही से व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम 2 वाले जो भार होंगे, 2 का जो द्रव्यमान होगा उसके जोड़ का जो आधा होगा वो बीच वाले का द्रव्यमान होगा, यानी दोनों का जो माध्य निकालेंगे वही तीसरे वाले का द्रव्यमान होने वाला है। ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। इनका कहना था कि जैसे सारेगामा होता है ना धुन में 8 कि 7वां के बाद फिर 8वां पहले की तरह धुन बजाना शुरू कर देता है, तो वही हर 7 के बाद जो 8वां तत्व है उसकी प्रॉपर्टीज सेम ही होती है, ऐसा कहा था न्यूलैंड्स ने। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। लेकिन इन दोनों ने भी यानी डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने जो भी कुछ काम किया, और जो मेंडलीव था, ये सब जो भी काम किए वो परमाणु भार को ध्यान में रख करके काम किए। आगे पढ़ते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। 1817 ईस्वी में जर्मन जो रसायनज्ञ था डोबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ ऐसे समूह को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा इन्होंने। यानी त्रिक नियम जो है वो डोबेराइनर ने दिया, ये जर्मनी का था। उल्फगांग डोबेराइनर, ये 1817 में दिया था, जर्मनी का वैज्ञानिक था। 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना। मैंने 3 समूह आपको बता दिया, एक बार फिर कह देता हूँ। एक तो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक है आपको कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, और तीसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हालांकि इनका जो ये त्रिक है वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया तथा 56वें तत्व थोरियम पे जाके समाप्त किया। यानी न्यूलैंड्स का जो अंतिम तत्व था वो थोरियम था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान मिलता जुलता है। उन्होंने इसकी तुलना जो है संगीत के अष्टक से किया, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, ये सवाल पूछा जा सकता है। अष्टक का सिद्धांत जो न्यूलैंड्स दिया था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ये अलग बात है कि उनका सबसे अंतिम तत्व 56वां तत्व थोरियम था, लेकिन ये सिद्धांत लागू केवल कैल्शियम तक ही हो रहा था। न्यूलैंड्स ने कल्पना किया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं,
तथा भविष्य में और कोई भी तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में तो काफ़ी सारे तत्व मिले, अभी तो 118 हो गया है, तो इसलिए भी ये फेल हो गया। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ पर रख दिया, यानी एक स्थान पर रख दिया। कुल मिला के जो है वो अष्टक सिद्धांत भी सफल नहीं रह पाया। लेकिन अष्टक सिद्धांत से आपको याद क्या रखना है कि अष्टक सिद्धांत दिया पहली बात तो न्यूलैंड्स ने। अष्टक सिद्धांत में 56वां तत्व और सबसे अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। लेकिन अष्टक नियम लागू कहाँ हो रहा था? कैल्शियम पे। अष्टक नियम जो है लागू हो रहा था कैल्शियम पे। इन्होंने कहा कि दुनिया में 56 ही तत्व है, उससे आगे कोई तत्व नहीं बनेंगे। अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने प्रस्तुत किया? तो मोसले ने दिया 1913 में। इसके अनुसार तत्वों के गुण और उनके परमाणु संख्या जो है तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अभी तक यानी क्या कहते हैं, मोसले से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए उन सब ने, मोसले से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए वो सब परमाणु भार पे फोकस कर रहे थे। लेकिन जो मोसले आए तो मोसले क्या किया? परमाणु क्रमांक पे फोकस किया। तो मोसले का नियम इसीलिए शायद सफल भी हो गया। तो आप याद रखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले के द्वारा दिया गया 1913 में, और ये जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक को बेस बना के बनाया गया है। अब इस बॉक्स को याद रखना है, इसमें बताया गया है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा और बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा। इसमें आपको दो ही बात याद रखना है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो दो चीज़ बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा और परमाणु की जो विद्युत धनात्मकता है वो बढ़ेगी, बाकी हर चीज़ घटेगा। यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन है, उससे बड़ा होता है लिथियम, उससे बड़ा होगा सोडियम, उससे बड़ा होगा पोटेशियम, उससे बड़ा होगा रुबिडियम, उससे बड़ा होगा सीजियम, उससे भी बड़ा होगा फ्रांसियम। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, उसकी परमाणु संख्या भी बढ़ती जा रही है और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा और परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा। इसके विपरीत क्या है? जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, जब आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब क्या होगा? दो चीज़ जो बढ़ा था ये दोनों घटेगा, बाकी हर चीज़ बढ़ेगा। यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा, और जो विद्युत धनात्मकता है ना वो भी क्या होगी? घटेगी, बाकी सारा चीज़ बढ़ेगा। तो आप बस किसी एक को याद रख लो कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है, बाकी सारा चीज़ घटता है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आकार घटेगा, विद्युत धनात्मकता घटेगी, बाकी सब बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या भी 7 ही है एवं वर्गों की संख्या 9 है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। आप याद रखेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल वर्गों की संख्या जो है कितनी है? 18 है। ऐसे करके है, कुल वर्गों की संख्या कितने? ऐसे करके 18 है टोटल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है वो क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का, यानी जो बाएं से दाएं तरफ आप जाते हैं तो उसको आवर्त बोलते हैं। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है वो क्या है? क्षार धातु होता है। और अंतिम सदस्य जो है यानी जो 0 ग्रुप वाले हैं वो कोई अक्रिय गैस या इनर्ट गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का जो पहला सदस्य है वो हाइड्रोजन है, जो एक अपवाद है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आवर्त में जो पहला एलिमेंट है वो एक क्षार धातु है, लेकिन पहला एलिमेंट में हाइड्रोजन भी आता है जो क्षार नहीं है। बस यही कहना है। आगे बोला आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं।
और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, जो कि F ब्लॉक सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दिखाया गया है। 57 से लेकर 71 तक को बोलते हैं लेंथेनाइड और 89 से लेकर 103 तक को बोलते हैं एक्टिनाइड। एक्चुअल में तो जो F ब्लॉक होता है वो 58 से लेके शुरू होता है, क्या समझे, 58 यानी सीरियम से लेके शुरू होता है 71 तक, और दूसरा होता है उसमें 90 से लेकर। लेकिन ये लेंथेनाइड जो है वो 57वां जो है वो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर था, उसको भी ये बाहर निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पे 57 से दिखा दिया है। तो आपको याद क्या रखना है कि लेंथेनाइड सीरीज होता है और एक एक्टिनाइड होता है। तो 57 से 71 तक जो है, यानी एक होगा लेंथेनियम, 57वां होगा लेंथेनियम, उससे आगे जो 58 है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। तो 58 से 71 और 90 से 103। अब नोट में लिखा हुआ है कि दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक समूह होता है। यानी दुर्लभ मृदा जो है, दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में जो 118 तत्व है उसमें से 17 तत्वों का एक समूह होता है। दुर्लभ मृदा जो है वो 118 तत्वों में से 17 तत्वों का एक समूह है। प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। यानी जो लेंथेनाइड सीरीज में जो 15 तत्व है, यानी लेंथेनियम से लेकर के और आगे जो ल्यूटेनियम तक है ना 71 तक, वो पूरा समूह, और दूगो और है उसके अलावा। कौन कौन? दूगो और में एक तो स्कैंडियम है, दूसरा इट्रियम है। तो ये दोनों 15 दूर 17 जो है वो क्या है, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। ऐसा क्यों कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा धातु अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे डिस्क ड्राइव, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली हुआ, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामलों में चीन प्रथम स्थान पर है। इसको आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत एवं अमेरिका और मलेशिया का स्थान आता है। अब हम लोग आयनन विभव पढ़ते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशनल पोटेंशियल। आयनन विभव किसको बोलते हैं? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है। आयनन विभव जो है वो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 का जो A है उन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। ये सवाल पूछ सकता है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है या उच्च होती है? तो वर्ग 7 का जो A है, वर्ग 7 का जो A है, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। और ये क्लोरीन भी जो है वो हैलोजन समूह का हिस्सा है, 17 वाला। आपको पता होगा कि 7 का A को 17 बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन वगैरह सब आता है। इस सब को हम लोग ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ग्रुप 17 के क्लोरीन की होती है। अब है विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं।
किसी, कह रहा है विद्युत ऋणात्मकता क्या है, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप क्या करेंगे, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बट्टे में 5.6 कहता है कि आयरन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बट्टे में 5.6 हो जाएगा, आपको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए क्लोरीन की तो बंधुता सबसे ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता, लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज़्यादा होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4 के ए के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। वर्ग 4 के ए जो है उन तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। क्या पढ़ना है आगे? आगे पढ़ना है आपको रासायनिक बंधन। कहता है इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो समझिए कि बंधन है क्या। तो इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है, जो बंधन बनता है, उसी को हम लोग परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपको क्या, वैद्युत संयोजी बंधन, एक होता है सह संयोजी बंधन, और एक होता है आपको उप सह संयोजी बंधन। यानी एक होता है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला पढ़ते हैं विद्युत संयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन क्या है? जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनता है, तो इस प्रकार के बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजी बंधन बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl जो है, NaCl में जो बॉन्ड बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण से बना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तब जाके NaCl में एक बॉन्ड बना है, बंधन बना हुआ है। तो इस बंधन को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत संयोजी बंधन बोलते हैं। आपको याद क्या रखना है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो NaCl में वैद्युत संयोजी बंधन है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। आगे है आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुल जाते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होती है। वह घोलक जिन पर या वह घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है उसको हम लोग ध्रुवीय घोलक कहते हैं। जैसे जल, जल जो है वो ध्रुवीय घोलक है क्योंकि जल का परावैद्युत स्थिरांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गुण में दूसरा गुण है कि उनका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा है जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। जलीय घोल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। आयनन की मात्रा प्रायः ज़्यादा होती है। आयनन की मात्रा इसके अंदर जो है आयनिक यौगिक में काफ़ी होता है। जालक ऊर्जा किसको बोलता है? जालक ऊर्जा किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। कहता है किसी भी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो आपने अभी फ़िलहाल देखा कि सहसंयोजी बंध किसको बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सहसंयोजी बंध नहीं, विद्युत संयोजी बंधन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? सहसंयोजी तो आप पढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो वैसे बंधन को कहते हैं जिस बंधन को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, या NaCl में जो बॉन्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर विद्युत संयोजी बंधन है। अब आगे पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन। नाम से भी लग रहा है सहसंयोजी बंधन। जब दो
सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके बॉन्ड बनाते हैं। यानी इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, बस एक दूसरे को साझा कर लेगा। यानी हम तुमको भी दिए, तुम हमको भी दो, उसको बोलते हैं साझा करना। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होगा उसको सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ देखो Cl2 जो है, Cl2 में देखिए कि Cl में जो दिया हुआ है बाहर से जो 8 है और आगे जो Cl है उसके बाहर में 8 है। तो ये जो बीच वाला जो 2 दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है 2, ये जो दोनों ग्राफ में आ गया है, ये जो 2 दिख रहा है, जो ऐसे वाला दोनों ग्राफ में आ गया है, तो ये इसका भी 2 है और उसका भी 2 है, दोनों को 2 दे दे करके कंप्लीट किया हुआ है। यानी ये किसी को हस्तांतरण नहीं किया है, एक दूसरे के बीच क्या किया है, वो एक दूसरे के बीच संयोग करके बनाया है। तो Cl2 में कौन सा बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंधन बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं, सहसंयोजी बंधन दृढ़ यानी रिजिड और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं, वह त्रिविम समावैता प्रदर्शित करते हैं। कहता है सहसंयोजी यौगिक के गुण में पहला गुण ये है, सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं, वह त्रिविम सामवैता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। ये भी याद रखेंगे आप कि सहसंयोजी यौगिक जो है वो आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इस कारण जो सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं वो घोल की अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। ताप दाब की समान अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव्य एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। ताप दाब की समान अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव्य एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील, किंतु अध्रुवीय घोलकों में ये प्रायः घुलनशील होते हैं। जो ध्रुवीय घोलक है उसमें प्रायः घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय घोलकों में प्रायः ये क्या होते हैं, सहसंयोजी जो बॉन्ड है वो अघुलनशील होते हैं, किंतु जो अध्रुवीय घोलक है उसमें ये घुलनशील होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति, विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति, जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर होता है तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। कहता है जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर होता है तब उनके बीच बंधन जो है वो आयनिक होगा। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन जो है वो ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। तीसरा है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर हो तब जो है वो सहसंयोजी बंधन बनेगा। यहाँ कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति कैसे पता करेंगे, तो जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर हो तो समझ जाना उनके बीच में जो बंधन होगा वो आयनिक होगा। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर हो, तब उसको बोलेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। तीसरा है जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर हो तब जो है इसमें क्या कौन सा बंधन होगा, सहसंयोजी बंधन होगा। आगे देखते हैं, अब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा बंधन जो है वो है आपको उप सहसंयोजी बंधन। ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है। कहता है ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे हम लोग प्रदाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीकारक बोलते हैं। जैसे H2SO4 में आप मोटा मोटा ये समझिए कि जो उप सहसंयोजी बंधन है उसमें जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके जो साझा करेगा वो कोई दोनों में से एक ही देगा।
पहले वाले में क्या देखा था आपने कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होगा, दूसरा वाले में क्या था वो कि दोनों आपस में कोई किसी को देगा नहीं, दोनों को आपस में एक ही को साझा करना पड़ेगा, और तीसरा वाले में जो साझा तो करेगा लेकिन देगा कोई एक ही आदमी, एक आदमी अपना पूरा एक जोड़ी दे देगा, तो जो देगा उसको बोलेंगे प्रदाता, जो लेगा उसको बोलेंगे हमको क्या, स्वीकारक बोलेंगे। तो H2SO4 के निर्माण में कौन सा बॉन्ड काम करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काम करता है, उप सह संयोजी बंधन काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो SO2 है ना, SO2 यहाँ पे 2 उप संयोजी बंध है जो बच गए हैं उधर। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सह संयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सह संयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः 2 जोड़ा और 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। कहता है जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ा और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि जिसका बॉन्ड, जिसको देखो H2O जो है, H2O जो है, तो H2O में जो है ये 2 जोड़ा जो है इलेक्ट्रॉन बच गया है ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे जो NH3 है अमोनिया वाला, इसमें 1 जोड़ा जो है बच गया है। तो आप याद रखेंगे कि NH4Cl जो है, NH4Cl में तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो कौन ऐसा है यौगिक, NH4Cl है जिसमें तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। NH4Cl, तीनों प्रकार के बंधन पाए जाने वाले यौगिक कौन है, NH4Cl। हाइड्रोजन बंध HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं। कहता है HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु जो है वो ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF हुआ, H2O हुआ, NH3 हुआ आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक होता है एवं F जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की तरफ खिसक जाएगा। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश जो है सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बंधन ऊर्जा का क्रम है, अब बंधन की दूरी है और बंधनों की क्रियाशीलता है। तो बंधन ऊर्जा का जो क्रम है, एकल बंध बंधन ऊर्जा एकल बंध से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा द्विबंध, और उससे ज़्यादा पावरफुल होगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी एकल बंध से बड़ा होगा द्विबंध और द्विबंध से बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड। अरे ऊर्जा की बात है, जो जितना बंधन होगा, एकल बंध एक बार बांधे तो कम ऊर्जा होगा, 2 बार बांधे तो कहीं बेसी ऊर्जा होगा, 3 बार बांधे हैं तो और ज़्यादा ऊर्जा होगा। तो जितना बंधन होगा, एकल बंधन में कम ऊर्जा होगा, द्विबंधन में कहीं बेसी ऊर्जा होगा, ट्रिपल बंधन में और ज़्यादा ऊर्जा होगा। लेकिन बंधन की दूरी देखिए, एकल बंधन में सबसे ज़्यादा दूरी होगा, 2 बंधन में कहीं कम दूरी होगा, 3 बार बांधोगे तो और सट जाएगा धागा बांधने वाला। एक ही चीज़ पे अगर 3 बार लपेटोगे तो धागा के बीच का दूरी बहुत ही कम होगा, 2 बार लपेटोगे तो कहीं बेसी होगा, एक बार में और ज़्यादा होगा। तो बंध की दूरी जो है, बंध की दूरी का जो क्रम है, तो दूरी में एकल बंध जो है उसमें सबसे ज़्यादा दूरी देखने को मिलेगा, द्विबंध में उससे कहीं कम और त्रिबंध में सबसे कम होता है। अब है बांधों की क्रियाशीलता। एक ही बार बांधोगे तो वो कम छरपटाएगा, 2 बार बांधोगे तो और बेसी छरपटाएगा, 3 बार में और सबसे बेसी छरपटाएगा वो। यानी जो बंधों की क्रियाशीलता है वो एकल वाले में थोड़ा कम होता है, 2 बार बांधोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा क्रियाशीलता, 3 बार में और सबसे बेसी होगा क्रियाशीलता। तो ऊर्जा में क्या देखे थे, ऊर्जा और क्रियाशीलता दोनों सेम ही है। एकल बंध में ऊर्जा भी कम होगा, क्रियाशीलता भी। अरे ऊर्जा कम तो छरपटाएगा कैसे, कम ही छरपटाएगा। ऊर्जा कम तो क्रियाशीलता कम। द्विबंध में जो है क्या होगा, द्विबंध में ऊर्जा भी थोड़ा ज़्यादा होगा और क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगा।
त्रिबंध में जो है, त्रिबंध में ऊर्जा भी थोड़ा ज़्यादा होगा और बेसी होगा और क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगा। आगे लिखा, यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड में होता है। हाइड्रोजन बंधन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो हाइड्रोजन बंधन जो है वो जल में मिलता है और HCN में मिलता है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। इसको आप याद रख लेंगे कि जो देखिए H2S में H आपको दिख तो रहा है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन एक कमज़ोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बंधन एक कमज़ोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमज़ोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाए जाते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए ऐसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्या, कि जो हाइड्रोजन बंध है वो केवल फ़ोन में रहता है। फ़ोन में जो हाइड्रोजन बंधन है वो केवल आपको फ़ोन में दिखाई पड़ेगा। किस किस में? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। जो हाइड्रोजन बंधन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो केवल आपको फ़ोन में दिखाई पड़ेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। इसके अलावा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वो लिखा हुआ है सिग्मा बंध जो है, सिग्मा बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। ये आप याद कर लेंगे। संकरण प्रमुख प्रकार, sp संकरण यह रेखीय आकृति का होता है। sp जो है वो रेखीय होगा। sp2 जो है वो त्रिकोणीय। sp देखिए 2 हुआ तो सीधा रेखीय हो जाएगा। sp2 हो गया, 3 हो गया जोड़ जाड़ के तो त्रिकोणीय आकृति का हो गया। sp3 जो है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का हो गया। sp3 जो है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होगा। sp3d जो है यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का है। sp3 जो है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का है। sp3d2 जो है यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3d2 जो है वो अष्टफलकीय आकृति का हो। sp3d3 जो है, sp3d3 जो है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का है। तो इसको आप याद रख लेंगे कि जो sp होता है वो रेखीय आकृति का होता है। sp2 हो जाएगा त्रिकोणीय आकृति का। sp3 हो जाएगा आपको त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का। और sp3d जो हो जाएगा वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगा आकृति का। sp3d2 हो जाएगा अष्टफलकीय आकृति का। और sp3d3 हो जाएगा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का। अब है पाई बंधन किसको बोलते हैं? जब दो परमाणिक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को हम लोग पाई बंधन कहते हैं। जब दो परमाणिक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को हम लोग पाई बंधन कहते हैं। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी मदद हो रही है आपकी तैयारी में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।